तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आपका स्वागत करता हूँ मैं सिंघा एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं और इसके अंदर किस तरीके के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अब जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती, जो कि रिलीजनल रीजनल कल्चरल किसी भी तरीके का काम कर रही होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। बट उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं हमारे, जैसे अलग अलग हमारी कंपनीज होती है, उसी तरीके से हमारी एनपीओज भी होती हैं। एनपीओज का मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट टू सर्व द पीपल। जो भी सोसाइटी है, जो भी उसका मोटिव है उसको सर्व करना। अब एनजीओ और एनपीओ में क्या फर्क होता है, बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया एनजीओ को ही क्या एनपीओ बोलते हैं, एनपीओ को ही एनजीओ बोलते हैं। तो दोनों में फर्क होता है। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की तो नहीं है बट वो काम गवर्नमेंट वाले कर रही है। गवर्नमेंट वाला काम मतलब लोगों की सेवा ही कर रही है। बट जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जरूरी नहीं है कि एक एनजीओ हो। एक एनजीओ आपका एनपीओ हो सकता है बट एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जरूरी नहीं है कि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो। ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो मेन होता है पर्पस, वो प्रॉफिट अर्न करना, जैसे मैंने आपको बताया, वो नहीं होता। उनका काम होता है कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस, इस तरीके के काम करना ताकि लोगों का भला हो उससे। इट इज फॉर दैट। तो ये चीज होती है। दूसरा, जो फंड्स होते हैं, अब जिस तरीके से हमारे जो एक बिजनेस होता है वो अलग अलग तरीके से फंड्स उठाता है, राइट। अलग अलग तरीके से फंड्स उठाता है। इट कैन बी फ्रॉम बैंक, इट कैन बी फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ कंपनी, इफ अगर सोल प्रोप्राइटर है तो अपने रिलेटिव से मांग सकते हैं, हम किसी से उधार ले सकते हैं, है ना, अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी सेविंग्स लगा सकते हैं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। बट एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहाँ से फंड्स लाती है, तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सबसे प्राइमरी और सबसे बेसिक इज डोनेशन। नंबर वन इज डोनेशन। सबसे ज्यादा जो फंड्स आते हैं, फंड्स कहां से आते हैं? फंड्स कहां से आते हैं? सबसे पहला होता है हमारा डोनेशन। सबसे ज्यादा पैसा जो आता है हमारा डोनेशन से आता है। डोनेशन इज व्हाट, कि अगर मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है तो मैं उसको क्या करूंगा, एक फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए मैं उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मैं उसको क्या कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा, उसको मैं दे दूंगा कि हाँ भाई आप ये जो काम कर रहे हो इसको आप जारी रखो, इस काम को आप करते रहिए और ये लीजिए मेरी तरफ से भी ये आप मदद ले लीजिए फाइनेंशियल, और आगे लोगों को मदद करिए। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी। मेंबरशिप फी, भैया मेंबरशिप फी क्या होती है? ये तो समझ नहीं आया भैया। मेंबरशिप फी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फीस वगैरह। देखो, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है कि अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे तो ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला पर्सन कोई चला सकता है उसको, राइट। यू विल रिक्वायर पीपल। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं डोनेशन तो हमने कर दी, राइट, हमने डोनेशन कर दी, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, मैंने जैसे मुझे लगा कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, वो बहुत अच्छा काम करती है, लोगों को जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ काम करती है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो भी है। मैंने सोचा यार डोनेशन तो मैं करता रहता हूँ इसके अंदर, मैं क्यों ना इसका मेंबर बन जाऊं, क्यों ना मैं इसका मेंबर बन जाऊं और खुद अपने हाथों से सेवा करूं, है ना। खाली फाइनेंशियली नहीं, मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक योगदान दूं, अपना एक तरीके से अपना एक मैं अप, लेबर या ऐसा कुछ कह सकते हो आप, कि अपना भी मैं एक योगदान दे सकूं फिजिकली।
नॉट विथ ओनली नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल हेल्प। तो मेंबरशिप होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मेंबरशिप फीस होती है, जिससे आप उसके मेंबर बन सकते हो और लोगों के लिए काम कर सकते हो। तो ये मेंबरशिप फी होता है। फिर थर्ड, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया? सब्सक्रिप्शन होता है जैसे कई बार कोई एनपीओ होती है, क्योंकि उनका प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, तो कई बार वो जर्नल्स निकालती हैं अपने अपने। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कोई एनपीओ है वो अपनी मैगजीन निकालती है, क्योंकि उन्हें भी तो पैसे कमाने हैं ना काम करने के लिए आगे। तो हो सकता है आप उनको सब्सक्राइब कर लो, तो उसके पैसा आता है एनपीओ के पास। सब्सक्रिप्शन का और एक और दूसरी चीज और भी होती है आगे, जो कि हम आगे चल के समझेंगे, अभी समझाऊंगा समझ नहीं आएगी, तो थोड़ा वो टेक्निकल चीज है, आगे चल के समझेंगे। ठीक है, फोर्थ है लोन्स। ठीक है, अब भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि खाली बिजनेस या कंपनीज ही लोन्स ले सकती है, कोई भी लोन ले सकता है। तो ये एनपीओ लोन से भी पैसा कमा सकती है। और 5 लास्ट होता है ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ग्रांट्स फ्रॉम जीओवीटी। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भैया? ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जैसे एक आपका होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा एक है और ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो हो सकता है कि जो आपकी सरकार है उसको देखे गवर्नमेंट कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है एनपीओ, तो हम भी इसको कुछ ग्रांट्स दे देते हैं। ग्रांट्स मतलब टैक्स में कंसेशन दे देंगे, कुछ और कोई चीज होगी तो वो दे देंगे, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, तो वहां से भी फंड्स रिसीव हमारे होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ सोर्सेस जो आपके जिनसे आपका फंड्स आते हैं, किसमें? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। एंटिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स मैं फटाफट से लिख दूं बोर्ड बेस करके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट से। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, मतलब जब 11th 12th में हमने कॉमर्स ली होगी तो आपने समझा होगा, खासकर 12th में जब अपने कंपनी आती है कि यार कंपनी में ना हमने एक चीज समझी थी कि कंपनी ना सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या मतलब होता है कि ना कंपनी को जब लोग शुरू करते हैं ना तो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े 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 लोग, अच्छे लोग होते हैं, वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनका नाम होता है प्रमोटर्स। वो कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, उसको पूरा जो भी फाइलिंग प्रोसीजर, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है उसको पूरा करते हैं, और फिर एक कंपनी बना देते हैं। एक कंपनी बना लेते हैं। अब हम ये कहता है, जो लॉ होता है हमारा, कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013, ये कहता है कि भाई ये जो प्रमोटर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी लोग हैं जो कंपनी को संभाल रहे हैं या शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग अलग हैं कंपनी से। मतलब भैया अगर कल को कुछ भी होता है इन लोगों को, प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी पे कोई असर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके जो पास में नेबरिंग में आपके वो होते हैं स्टेशनरी वाले लोग, या जो वेजिटेबल्स बेचते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो अकेले बेचते हैं। स्टेशनरी वाले भैया होंगे, अकेले होंगे, अकेले बेच रहे होंगे। वो अगर उनको कुछ कल हो जाता है, मे बी ही डाई अनफॉर्चुनेटली, मे बी ही बिकम इनसेन, कोई भी रीजन, इंसॉल्वेंट हो गए, तो धंधा बंद हो जाएगा। सीधी बात करूंगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटी बंद हो जाएगी। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर नहीं है, तो अगर मैं बात करूं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, आपका अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अनटिल अनलेस इट इज अग्रीड इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं है मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म। ठीक है, कंपनी एक अकेला ऐसा होता है
जिसमें कंपनी चलती रहती है, भले ही प्रमोटर्स को कुछ भी हो जाए, डायरेक्टर्स को कुछ भी हो जाए, सबके सब मर जाए। मैं कह रहा हूँ आज धरती पे से पूरी धरती खत्म हो जाए आज, बट ये रिलायंस कंपनी कभी नहीं मरेगी। ये भी एक है चीज, रिलायंस कंपनी कभी नहीं मरेगी। रिलायंस के सारे लोग मर जाए, मैं कह रहा हूँ कोई एक बचा ही नहीं, उसमें से कोई नहीं बचा। ये सिर्फ हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ यार, कोई ना मरे, ठीक है, कोई नहीं मरेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, ओके। तो कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, उसके सारे लोग मर जाते हैं, है ना, पूरी कंपनी के ही लोग मर गए, ठीक है, सारे मर गए, तो भी ये कंपनी चलती रहेगी। देयर विल दिस कंपनी विल नॉट शट डाउन अंटिल अनलेस कि इसकी वाइंडिंग अप ना हो। और वाइंडिंग अप का प्रोसीजर कंपनी का बहुत लंबा होता है। सिमिलरली गोज फॉर दी एनपीओ, सिमिलरली सेम, बिल्कुल सेम चीज है एनपीओ के लिए, कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके प्रमोटर्स को अगर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एनपीओ चलती रहेगी, ठीक है। ये चीज है, ये चीज होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, पर्पस। पर्पस इसका क्या है, सिंपल चीज बात करूंगा, सिंपल बात करूंगा बिल्कुल, रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। ठीक है, रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज, कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं सर्विस करना चाहता हूँ, उन्हें सर्व करना चाहता हूँ किसी न किसी तरीके से। ओनरशिप किसके पास होती है, ये चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट की तरह रखी जाती है, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसको नहीं करता है सेटअप, इसको इसको सॉरी ओन नहीं करता है, कोई भी इसको ओनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका जो ओनरशिप होती है वो सोसाइटी के पास होती है, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कोई पर्टिकुलर सोसाइटी ने मिलके बनाया है कोई एनपीओ, तो वो सोसाइटी के पास चला जाता है, ट्रस्ट फॉर्म में चला जाता है। तो ट्रस्टों का मालिक है तो सोसाइटी होगी, सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रॉफिट इज नॉट दी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि भाई ये पैसे नहीं कमाते, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल बात मैं करूं कि जरूरी नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं कमा रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम कमाएंगे भी नहीं कुछ पैसा, क्योंकि हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए तो चाहिए पैसा। तो जब हम इसको कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट अर्न करना शायद मेरा मकसद नहीं है, बट मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि फंड्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आए ताकि मैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस कर सकूं। भाई मैं जो चैरिटी कर रहा हूँ, जो मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की, मैं कहाँ से करूंगा, मुझे हर चीज करने के लिए पैसा चाहिए ना हाथ में, राइट। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो थर्ड क्या है, नो प्रॉफिट, ठीक है, नो प्रॉफिट। फोर्थ, फोर्थ, ठीक है, नो प्रॉफिट होता है। फिर ओनरशिप, नो ओनरशिप with any particular individual, ठीक है। फिर फिफ्थ, फिफ्थ है मैनेजमेंट, मैनेज बाय ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। ये मैनेज कौन करते हैं, ट्रस्टीज करते हैं या तो, ठीक है, जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं, और मैनेजिंग कमेटी, आपने कोई मैनेजिंग कमेटी बना रखी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इसको आगे फर्दर ओवरसी करती है, इसके काम वगैरह संभालती है। सिक्स्थ इज फंड्स। फंड्स यहाँ पर मैंने बता दिया आप किस तरीके से आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो यहाँ पर बड़ी सही चीज है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो हमारी जो नॉर्मल होती थी, आप देखेंगे नॉर्मल जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होती थी, उसमें हमारी नॉर्मल चीज क्या बनती थी, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद पीएनएल और फिर बैलेंस शीट। यहाँ पर ये नहीं बनते, ये बहुत अलग है उन तीनों से, जो भी हमने पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, तीनों में ये चीज बनती है, यहाँ नहीं बनती। यहाँ क्या बनता है, सबसे पहले हमारा बनता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले का, यहाँ हमारा बनता है सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, जिसके अंदर सारी क्या होती है, हमारी कैश पेमेंट्स होती है, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है इंक्लूडिंग बैंक। फिर दूसरा होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब भैया ये बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं, भाई एसेट्स तो होंगी कम, भाई ऑर्गेनाइजेशन है, बस उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सब कुछ सेम है यहाँ पर, बट वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे बस,
ये एक ऐसा धंधा है जो कि बनाया गया ही लोगों की सेवा के लिए, दे आर नॉट हेयर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बस पूरी चीज सब सेम बनेगी, अकाउंट्स का डिफरेंस आ जाता है, ये अकाउंट्स हम समझेंगे अभी, ठीक है। ये फटाफट से मैं इसका आपको लिए फोटो ले देता हूं, आप इसको सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे आप जाइए सिंघा अकेडमी के, बहुत ही बढ़िया ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फोटोज वगैरह जितने भी हैं यहाँ पर बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह भी आता रहता है। तो ये मेरा तैयार हो गया है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब भैया यहाँ पे आपने पर्टिकुलर जगह खाली क्यों छोड़ी है, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे आएगा रिसीट, यहाँ पे आएगा पेमेंट, जो भी हमने पेमेंट करी है, जो भी मैंने पेमेंट करी है वो इधर आएगी, और जो भी मैंने रिसीव किया है वो इधर आएगा। तो मैं इधर लिखूंगा रिसीट्स और इधर मैं लिखूंगा पेमेंट्स, ठीक है, सबसे पहली चीज। अब भैया क्या क्या इसके आइटम्स होते हैं, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस पिछले साल का है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पिछले साल यहाँ आया था तो यहाँ आएगा, इधर आएगा जब जब इधर आएगा, पिछली साल जब इधर आया था तो इस साल इधर आएगा, जाहिर सी बात है जो डेबिट है वो इस साल क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बैलेंस ब्रेक डाउन की, तो कैश एट बैंक, कैश एट हैंड। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ब्रीफ में समझा देता हूँ होता क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी सारी की सारी आपकी कैश पेमेंट्स जो भी होती है, कैश ट्रांजेक्शन अगर मैं बोलूं वो की जाती है, भले ही वो बैंक में हो या कैश में हो तो एक ही बात होती है, मतलब कि जितनी भी आपकी कैश इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन है वो सब इसमें आती हैं, भले ही वो कैश जा रहा हो या वो आ रहा हो। सेकेंड चीज, दिस अकाउंट्स कवर्स ऑल ट्रांजेक्शन, पिछले साल की भी, इस साल की भी, अगले साल की भी, ठीक है। मतलब जैसे जरूरी नहीं है कि खाली इसी साल की करे या अगली साल की करे, नहीं, तीनों साल की करती है, पिछले साल की भी, इस साल की भी और आगे वाले आने वाले साल की भी, ये अकाउंटिंग इस अकाउंट में होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और आगे चलें तो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, ये सब चीजें इसकी रहती है। नेचर इस अकाउंट की रियल अकाउंट है ये, ठीक है। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे होता है, मतलब कि यहाँ पर आपकी क्रेडिट वाली जो इतनी भी चीजें हैं, क्रेडिट वाली चीज नहीं होती, कैश बेसिस है क्योंकि, तो क्रेडिट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की। रेवेन्यू नेचर मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन से पैसा आ रहा हो, कैपिटल नेचर मतलब कि सेल ऑफ एसेट्स, जो आप रोजमर्रा के कामों में आप नहीं करते उस तरीके की ट्रांजेक्शन, तो चाहे वो पैसा किसी भी तरीके से आ रहा हो जा रहा हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तो परचेज अगर मैं फिक्स्ड एसेट क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। सिमिलरली सेल ऑफ, अब मेरी अगर मैंने इधर लिखा नहीं है वैसे, बट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर मैं कर रहा हूँ तो भी पैसा मेरे पास आएगा, तो वो भी एक कैपिटल नेचर का रेवेन्यू है, कैपिटल नेचर का पैसा आ रहा है, तो वो भी मेरा इसमें ही आता है, ठीक है। पीरियड इसका क्या होता है, रिलेट टू करंट, प्रीवियस एंड सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, मैंने बता दिया आपको एक चीज। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसके होते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट इसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पर नहीं किए जाते, वो यहाँ पर नहीं किए जाते, क्यों, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स है, अक्रूवल बेसिस नहीं है। अक्रूवल बेसिस में सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कौन सी, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, ये चार चीजें आपकी सिर्फ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होती हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ आपकी अकाउंटिंग कैश रिलेटेड आइटम्स की ही की जाती है, ठीक है। पर्पज इसका होता है कि भाई ये दिखाना कि भाई कितना पैसा आया गया है हर साल हमारा अलग अलग हेड्स में, ठीक है। ये हमारा अकाउंट होता है। फटाफट से आइटम देख लेते हैं। बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का जो था, इस साल का जो आया और अगले साल जो आएगा। कई बार ऐसा होता है लोग बुक करवा लेते हैं, है ना, कि सब्सक्रिप्शन ऐसे होता है ना, मैंने आज पैसा दे दिया बट मेरी सब्सक्रिप्शन शुरू होगी अगले महीने से, वो चीज है। नेक्स्ट ईयर कैसे, मार्च में करवाया मैंने तो अप्रैल से शुरू होगा, तो नेक्स्ट ईयर लग गया ना अप्रैल से, तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा मार्च 31 से लेके और अप्रैल 1 तक होता है, उल्टा कह लो, चलो अप्रैल 1 से 31 मार्च तक होता है, राइट। फिर जर्नल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। जर्नल डोनेशन वो होती है जो जर्नल होती है, किसी भी काम के लिए यूज कर लो। स्पेसिफिक डोनेशन वो होती है जो स्पेसिफिक काम के लिए होती है। जैसे मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट था, वो एजुकेशन के लिए काम करता था, मैंने उनको बेंचेस खरीदने के लिए या व्हाइट बोर्ड्स खरीदने के लिए ही पैसा दिया है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। मैंने कहा कोई भी काम के लिए यूज कर लो, जनरल डोनेशन हो गया।
फिर स्पेसिफिक ग्रांट, जनरल ग्रांट सेम चीज होती है। एडमिशन फी मतलब मैं अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ इन द सेंस कि मैं उसका एक पार्ट बनना चाह रहा हूँ, वो फीस आएगी। फिर अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहां से डिविडेंड आ रहा है तो इसमें आएगा। कहीं मैंने अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक एसेट है कोई प्रॉपर्टी, उसको मैंने रेंट पे दे रखा है, रेंट रिसीव होगा, वो भी मेरा इसी में आएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार बार बार मुझे मेंबरशिप नहीं लेनी, मैं तो लाइफ मेंबरशिप फी लेके छुट्टी करता हूँ, मैं तो लाइफ की पूरी लाइफ की मेंबरशिप ले लेता हूँ। तो ये वो चीज है, उससे जो पैसा आता है। फिर होता है लेगेसीज। ये लेगेसी क्या है? लेगेसी होता है कि जैसे कोई पर्सन है, उसने कहा उसका आसपास कोई नहीं है, ठीक है, उसका आसपास कोई नहीं है, ठीक है, मतलब ना कोई बेटा है उसका, ना कोई भाई है, उसकी जो संपत्ति है वो सोचता है कहाँ मैं दे, मतलब इसको कहाँ छोड़ के जाऊंगा मैं, इसको कौन यूज करेगा इस संपत्ति को। तो वो पर्सन कह सकता है कि एक पर्टिकुलर एनपीओ पे जाके वो बोल सकता है कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जो भी सब कुछ है, वो आपका हो जाएगा। ये लेगेसी होती है। आपने लेगेसी अपनी किसी को दे दी कि मतलब जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जरूरी नहीं है आपका आगे पीछे कोई ना हो तभी करो, आपकी मर्जी है तो, ठीक है। लेगेसी सिंपली मीन्स ये कि जो मेरे मरने के बाद जो भी मेरे एसेट्स हैं, जो भी मेरे पास जितनी भी चीजें जिनसे कैश आ सकता है, उनको आप बेचकर या मर्जी है एसेट्स भी रख लो, वो आपकी हो जाएंगी। इंडोमेंट फीस, वो भी इंडोमेंट फीस भी ज्यादा कोई खास चीज नहीं है, बस लिखा हुआ है, आता नहीं है पेपर में, बहुत कम आता है। बैलेंस कैरी डाउन, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया मतलब जितना पैसा था नहीं उससे ज्यादा खर्च कर दिया है, तो ये आएगा, ठीक है। और इधर क्या आएंगे, ये इधर आएंगी सारी पेमेंट्स, मतलब सैलरी पे करी होगी हमने, अगर किसी को रेंट दिया होगा। ऑनरियम होता है किसी गेस्ट को बुलाया हमने अपने किसी फंक्शन में, इवेंट में, तो उसको हमने कुछ ऑनर करेंगे ना, तो आजकल देते हैं वो पॉट्स देते हैं ना, प्लांट देते हैं। इसी तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट, हमने कोई रेस करवाई है, पैसा रेस करने के लिए हमने कोई रेस करवाई, तो उसके लिए मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करे, ट्रॉफीज मेडल्स, उसका पैसा। लोन रीपे करा मैंने, कोई लोन होगा मेरे ऊपर उसको पे कर दिया मैंने, ठीक है। बिल्डिंग, कोई मेरी बिल्डिंग है उसको खरीदा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट भी सेम चीज है। बैलेंस कैरी डाउन, भैया बैलेंस ये कब आएगा, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर कब आएगा, जब आपके खर्चे कम होंगे और रिसीट्स ज्यादा होंगी। जब खर्चे ज्यादा होंगे और रिसीट्स कम होंगी तो इधर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बट नाम बैलेंस शीट ही आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट मत लिखाना, टू बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना, टू बैलेंस कैरी डाउन ही लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फटाफट से मैं आपके लिए समझाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया था कि मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये हमने बना लिया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सारी एंट्रीज होंगी जो भी हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में नहीं होंगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट, जितनी भी क्रेडिट रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो होंगी, जितनी भी हमारी आपकी एक्रूअल बेसिस पे जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो होगी, और डेप्रिसिएशन भी यहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे हमारा पीएनएल अकाउंट बनता है सेम उसी तरीके से ये बनाया जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर आते हैं, यहाँ पे इनकम आता है, बस हेड्स का नाम चेंज हो जाता है, एक्सपेंडिचर और इनकम हमारा नाम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले इनकम है तो बाद में इधर इनकम आता है, जैसे पीएनएल बनाते हैं ना, सिमिलरली पीएनएल की तरह ही हम बनाएंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। भैया व्हाट डू यू मीन बाय दिस, भैया व्हाट डू यू मीन बाय दिस। आउटस्टैंडिंग मैंने सुना था एक ही बार होता है, दो दो बार कैसे हो गया। सैलरी बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब भैया कि जब मेरा साल शुरू हुआ, मींस मेरा जब 1 अप्रैल था, उस दिन कितनी मेरी आउटस्टैंडिंग थी उसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मैं ऐड कर दूंगा। मतलब कि मान लो मेरा अकाउंट हुआ 1 अप्रैल 2023 से निकल कर 31 मार्च 2024 में मैं बना रहा हूं, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब कि यहां पर कितना था, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब 31 मार्च को कितना बच गया। मतलब कहने की बात सिंपली मैं बात बताऊं आपको कि मान लो मुझे साल के शुरुआत में 10,000 रुपए की सैलरी देनी थी, साल में मैं सिर्फ 8,000 की दे पाया, तो 2,000 जो मेरे बच गए वो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हो गया ना, कब, एट द एंड, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर कि जो पैसा मेरा आना जाना चाहिए था
जो मेरा पैसा आया 1 अप्रैल को, जो मेरा आउटस्टैंडिंग था, माइनस जो मेरा रह गया 31 मार्च 2024 को। फिर रेंट आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड माइनस हो जाएगा, ऑडिट फी, प्रिंटिंग, डेप्रीसिएशन, मेन डेप्रीसिएशन हो गया, प्रीपेड हो गया, ये चीज हो गई आउटस्टैंडिंग वाली। ठीक है, मैं इन सबको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी यहीं आएगा। कोई भी आपने उधर दिखाया था रिसीट एंड पेमेंट में क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि उस पर लॉस या हुआ है, लॉस या गेन हुआ है, उसकी अकाउंटिंग आप कहाँ करोगे, आप यहाँ पे करोगे। लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड, अगर गेन हुआ है तो इनकम साइड। फिर सरप्लस हमारा निकल आएगा और सरप्लस को हम यहाँ पर लिख देंगे अगर हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इनकम साइड पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई सब्सक्रिप्शन। अब थोड़ी चीज और समझने वाली है, फिर से आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे, इसी 2031 2023 और 2024 वाले पे। बाय सब्सक्रिप्शंस एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग। मतलब भैया कि मेरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब 31 मार्च को मेरी कितनी सब्सक्रिप्शन आनी रह गई है। जैसे किसी की हो सकती है ड्यू हो गई हो, है ना, हो सकता है किसी की फरवरी में ड्यू हो गई हो, सब्सक्रिप्शन पैसा नहीं आया, हो सकता है किसी की मार्च 15 को हो गई हो सकता है किसी की मार्च 25 को हो गई हो सकता है जनवरी में ड्यू हो गई हो, तो वो आउटस्टैंडिंग है, वो पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला है, इधर आ गया एंड में। एडवांस इन द बिगिनिंग, हो सकता है किसी ने मुझे एडवांस दे दिया हो कि भैया ये लो एडवांस पैसा, इसको आप मेरी सब्सक्रिप्शन पहले से ही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी ने 1 अप्रैल 2023 है ना, किसी ने हो सकता है 25 मार्च 2023 को ही मुझे कह दिया हो कि ये लो जी अगले साल की सब्सक्रिप्शन फीस, तो मेरे लिए तो एडवांस हो गया ना बिगिनिंग में, 1 अप्रैल को मेरा तो एडवांस आ गया ना। ठीक है, या किसी को सब्सक्रिप्शन चाहिए था मई से, ठीक है, 1 मई से चाहिए था, उसने मुझे 15 अप्रैल को ही दे दिया, 15 अप्रैल 2023 को ही दे दिया, तो दैट इज एडवांस फॉर मी टू ना। तो एडवांस जो बिगिनिंग में था उसको मैं ऐड करूंगा, आउटस्टैंडिंग जो लास्ट में उसको मैं ऐड करूंगा। लेस क्या क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कि भैया जो पैसा मेरा बिगिनिंग पे मतलब 1 अप्रैल 2023 को जो मेरा हो गया था ड्यू, कि भैया ये पैसा नहीं आया आउटस्टैंडिंग है, वो लेस हो जाएगा। और क्या लेस हो जाएगा, जो एडवांस मेरा एंड में आ गया है, जो मेरा 31 मार्च 2024 तक मेरा जो एडवांस आ गया है वो मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर कोई भी एंट्रेंस या एडमिशन फी, रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ टैक्स, सेल ऑफ एसेट्स, और बाय लॉस। लॉस कब आएगा, जब हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे इनकम से। ठीक है, ये होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब अगली क्लास में बैलेंस शीट भी होती है इसकी, बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट में कुछ भी बदलाव इतना ज्यादा बड़ा होता नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट को मैं अगली क्लास में ले लूंगा अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो, या अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में बताएंगे इस वीडियो के, तो मैं बैलेंस शीट अगली क्लास में समझा दूंगा। वैसे हम इवेंचुअली बना ही रहेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके आगे भी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, और बहुत सारी चीजें होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों को मैं अगली क्लास में लूंगा, अगली वीडियो में लूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लंबी वीडियो में आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा देर नहीं कर पाते। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप मेरी वीडियो को 1.5 1.75 2x पे देखें, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आप 1x पे देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूं मैं। अगली क्लास में जैसा मैंने बताया कि हम आगे की चीजों को और समझेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।